तो लास्ट क्लास में जो है थर्मोडायनेमिक्स में इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तक हम लोग किए थे, गिब्स एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। और एक नया चीज़ में हम लोग देखे थे कि आखिर गिब्स एनर्जी के आधार पे हम लोग रिएक्शन के नेचर को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। वैल्यू डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस नेगेटिव आ रहा है स्पॉन्टेनियस, और यह क्यों जरूरी था? तो वह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिसाइड हो रहा था। तो हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। इक्विलिब्रियम एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इससे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर vaporization of water at 1 atm pressure are 40.63 kilojoule per mole and 108.8 joule per Kelvin per mole respectively. Calculate the temperature at which free energy change for this process will be 0. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है वाटर का वेपोराइजेशन होना है, उस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच डेल्टा एस का वैल्यू दिया हुआ है। बताना है कि कौन से टेम्परेचर पे प्रोसेस का जो गिब्स एनर्जी चेंज है वह 0 हो जाएगा। अब गिब्स एनर्जी चेंज 0 पूछ रहा है तो याद करो डेल्टा जी 0 होता था तो उस प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहते थे या इक्विलिब्रियम केस कहते थे। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम, ये 3 केस हमने देखा था। तो पहले तो डाटा लिख लो क्या क्या दिया हुआ है। सो डेल्टा एच 40.63 किलो जूल पर मोल, इसको 40.63 इंटू 1000 लगा दो, जूल पर मोल, 40630 जूल पर मोल। डेल्टा एस गिवन है 108.8 जूल पर केल्विन। अब यहाँ लिखा हुआ है कि फ्री एनर्जी चेंज प्रोसेस के लिए 0 है, मतलब कि डेल्टा जी भी गिवन है 0। टेम्परेचर क्या होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पढ़े हुए हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब डेल्टा जी 0 दिया हुआ है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, और यहाँ से टी निकालोगे तो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। अब डेल्टा एच यहाँ हम लिखे हैं 40630 जूल पर मोल, और यहाँ से हो जाएगा 108.8 जूल पर केल्विन। जूल ख़त्म, पर मोल का वैसे ही कोई मतलब नहीं रहा अभी। अब इसको डिवाइड करोगे तो आता है 373.437 पर केल्विन, ऊपर जाएगा तो केल्विन टेम्परेचर। मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऐसा। तो कहने का मतलब हुआ कि जब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे होगा वाटर तो उस दरमियान जो ये वाला केस है H2O लिक्विड से
H2O गैस वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा होने का मतलब ये हुआ कि जिस रेट से H2O लिक्विड का मॉलिक्यूल H2O गैसियस में कन्वर्ट होगा, उसी रेट से गैसियस H2O वापस लिक्विड H2O में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो क्या बोले? सो कि डेल्टा जी यदि जीरो आ रहा है तो डेल्टा जी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, कि इस केस में इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वह स्टेज, इक्विलिब्रियम का मतलब वह स्टेज जब दो अपोजिट प्रोसेसेस का रेट इक्वल हो। तो अपोजिट प्रोसेस मतलब लिक्विड से गैस में बदलना, फिर गैस से लिक्विड में आना। तो जब ये दोनों का रेट इक्वल हो कि यदि पर सेकेंड 5 मॉलिक्यूल इसका इसमें बदल रहा है तो पर सेकेंड 5 मॉलिक्यूल ही इसका वापस इसमें बदलेगा। तो उस सिचुएशन को, उस केस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो निकल गया यहाँ से टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब। तो अगला क्वेश्चन इसका सेम ऐसा ही है अभी जो हम लोग बनाए। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है सिल्वर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, ऐसा डेल्टा एच गिवन है 30.56 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस गिवन है 0.066 किलो जूल पर मोल पर केल्विन एट 1 atm एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो निकालना है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच डेल्टा जी इक्वल टू 0। फिर से वही काम करना है, अभी सेम क्वेश्चन बनाए हम लोग। डेल्टा एच है 30.56 किलो जूल पर मोल, तो 30.56 किलो का हो गया 1000 जूल पर मोल, तो 30560 जूल पर मोल। डेल्टा है 0.066 किलो है तो 1000 लगा ही देते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन, तो हो जाएगा 6 हट जाएगा पूरा, जूल पर केल्विन पर मोल। दे करके रखा है डेल्टा जी 0, टेम्परेचर क्या होगा निकालना है। तो फॉर्मूला हम पढ़े हैं डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा एच इज, अच्छा ये तो 0 हो गया, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ से डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, टी यहाँ से निकल जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। अब डेल्टा एच 30560 जूल पर मोल और डेल्टा एस 66 जूल पर केल्विन पर मोल। पर मोल जूल खत्म हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो यहाँ से वैल्यू आता है टेम्परेचर का 463 केल्विन। ऐसा इसके बाद का एक क्वेश्चन है वो भी सेम है, तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
घुमा फिरा करके करना वही है, बस मेन इक्वेशन याद रखो ना। इतने सारे न्यूमेरिकल्स किए हमने, फार्मूला तो एक ही लग रहा है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस फार्मूला को याद रखो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होना है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा इज नोन about melting of KCl, delta fusion H 7.25 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है, तो निकालना है इसका फ्यूजन टेम्परेचर। अच्छा, एंट्रोपी भी दिया हुआ है इसके लिए, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन भी दिया हुआ है 0.007 किलो जूल पर मोल पर केल्विन। देख रहे हो ना, ये दो के एक साथ है, किलो का स्मॉल के है, केल्विन का कैपिटल के है, अंतर समझोगे। निकालना है फ्यूजन टेम्परेचर मैंने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ KCl क्या होगा। इसी मेल्टिंग पॉइंट को हम फ्यूजन टेम्परेचर भी कहेंगे। फ्यूजन टेम्परेचर क्या होगा, सिंपल सा है, बस फॉर्मूला लगाना है इसके लिए। इन सबको तो पहले चेंज कर लो, किलो हटा करके। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 7.25 किलो जूल पर मोल, तो 7.25 इंटू 1000 जूल पर मोल, तो 7250 जूल पर मोल। उसके बाद एंट्रोपी के लिए दिया हुआ है 0.007 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, तो 0.007 यहाँ भी 1000 लगा देना होगा, तो आ जाएगा 7 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब देखो पढ़े क्या है हम लोग। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इक्वल टू पढ़े थे हम लोग एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय उसका फ्यूजन टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सॉलिड का जो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन होता था वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से ही निकलता था, ऐसे उसके फ्यूजन टेम्परेचर से डिवाइड करके। जब इसको डिवाइड करोगे, अच्छा यहाँ तो हमें निकालना है फ्यूजन टेम्परेचर ना, तो फिर हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। इन दोनों का डाटा गिवन है 7250 जूल पर मोल और ये है 7 जूल पर केल्विन पर मोल। तो जूल पर मोल तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 सबसे 35 तो 49 ऐसे करके आते रहेगा इतना केल्विन 1035.7। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं ना इस चैप्टर में एक बात जो कॉमन रहा है, और वह क्या है कि क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। इसके फॉर्मूला यदि तुम्हें पता है तो न्यूमेरिकल बनाने में कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। बस वही फार्मूला में ही कुछ दिया रहेगा, कुछ निकालना रहेगा। अलग से
तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक टॉपिक इसमें है वर्क डन का कैलकुलेशन, जो एक्चुअली पीछे ही पढ़ना था लेकिन हम लोग उस समय से उसको बचा करके चले। अब हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे उस चीज़ को और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्या है टॉपिक? एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग irreversible and isothermal expansion of ideal gas, समझोगे? कोई आइडियल गैस है, आइडियल गैस समझ लो, PV बराबर nRT को जो फॉलो करता है, उस आइडियल गैस का एक्सपेंशन है लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस दरमियान जो गैस का एक्सपेंशन होगा वह बोल रहा है कि इरिवर्सिबल होगा, मतलब गैस एक्सपेंड हो गया तो फिर वापस कंप्रेशन का बात नहीं करना है हमें। तो उस केस में हमें कितना वर्क डन करना होगा? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी आइडियल गैस को इरिवर्सिबली एक्सपेंड करना हो तो कितना वर्क डन हमें करना होगा। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट रहता तो टेम्परेचर की वजह से गैस एक्सपेंड करता, लेकिन टेम्परेचर को आप ऑलरेडी कांस्टेंट लेकर के चल रहे हो, तो इस समय आपको बताना होगा कि आप कितना वर्क डन करोगे ताकि गैस का एक्सपेंशन हो, गैस फैले, वहाँ से एक्सपेंड करे, उसका वॉल्यूम बढ़े। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना, एक्सपेंशन का मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ना। तो कैसे इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हम लोग, देखोगे आसान सा है। तो let us consider a certain amount of gas be enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston of length L and cross-sectional area A। बोल रहा है कि कोई गैस है, उसे हम एक बर्तन में ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक बर्तन है। इसमें मान लिया जाए कि जो गैस है उसका इनिशियल पोजीशन यहाँ है, वॉल्यूम उसका, तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक मान लें वॉल्यूम V1, ठीक। इसमें एक हम पिस्टन लगाएंगे, यह एक पिस्टन है, मान लो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। This is frictionless piston।
फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस पिस्टन कहने का मतलब कि ऊपर नीचे खिसकेगा नहीं, बस यहाँ अटका हुआ है, अपने आप ऊपर नीचे नहीं जाएगा, इतना समझ लो। तो कंडीशन हमने कुछ ऐसा लिया कि यह था गैस का इनिशियल वॉल्यूम V1, एक पिस्टन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और यहाँ से यहाँ तक का मान लो कि जो एक्सपेंशन हुआ उसका लेंथ L है, ठीक है, जो गैस एक्सपेंड किया यहाँ से वहाँ। तो अभी पूरा ये जो है ये कहलाएगा इसका फाइनल वॉल्यूम V। गैस नीचे से ऊपर जा रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ये इनिशियल पोजीशन है कि गैस शुरू में यहाँ था, एक्सपेंड किया, फैल गया, तो पिस्टन जो है ऊपर गया यहाँ पे। कितना लेंथ इसका एक्सपेंशन हुआ, तो L दिया हुआ है। इनिशियल वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया। पिस्टन जो था, पिस्टन मतलब दबाने वाला, जैसे साइकिल में हवा भरते हुए पाइप जो होता है, पिस्टन कह सकते हो उसको, इस तरह से है। अब इसमें से जो समझने वाला बात है, जिसके आधार पे हम लोग कैलकुलेशन अभी करने वाले हैं, देखोगे यहाँ जो हम लिखे हुए हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो मान लेते हैं कि जो इसमें गैस भरा हुआ है वह एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, जिसे हम T केल्विन मान लें, ठीक है। बाहर से प्रेशर इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम P2, ठीक है। बाहर से पिस्टन जो प्रेशर लगाएगा दबाने से, P एक्सटर्नल प्रेशर, इसको मान लेते हैं P2। अंदर से गैस के मॉलिक्यूल भी कुछ प्रेशर लगाएंगे, इंटरनल प्रेशर, इसे हम मान लें P1। वॉल्यूम शुरू में था V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस आफ्टर एक्सपेंशन के बाद गैस का वॉल्यूम। यहाँ P2 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर को, P1 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल प्रेशर। मतलब बर्तन है ना, इसमें गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ ऊपर से पिस्टन लगाया, तो पिस्टन दबाओगे तो एक तो बाहर से प्रेशर लगेगा, जिसे एक्सटर्नल प्रेशर कहोगे। उसके चलते फिर क्या होगा कि अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल है वे कोलाइड करेंगे, तो वे अंदर से भी प्रेशर लगाएंगे, तो वो हो गया इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो हम एक आइडियल गैस कंसिडर किए, उसका फिक्स्ड अमाउंट। तो फिक्स्ड अमाउंट कहने का मतलब है कि मान लो n मोल, नंबर ऑफ मोल मान लिए n, टेम्परेचर कांस्टेंट है T केल्विन, एक्सटर्नल प्रेशर P2, इनिशियल प्रेशर जो गैस का था, अंदर वाला गैस जो पिस्टन भरा हुआ कंटेनर में वो जो लगाएगा वो P1, शुरू का वॉल्यूम V1, बाद में हो गया V2, ठीक है। अब चूंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल कहने का मतलब क्या हुआ, सो देखो हम यहाँ लिखे हुए हैं एक्सपेंशन, कि गैस एक्सपैंड कर रहा है, फैल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो इनिशियली समझ लो कि कुछ ऐसा था, पिस्टन यहाँ लगा हुआ था, ठीक है, पिस्टन, इसमें गैस भरा हुआ था। अभी पूरा गैस मॉलिक्यूल क्या किया, इस पिस्टन को ऊपर धक्का दिया। अभी यहाँ वॉल्यूम था V1, तो पूरा जो इंटरनल गैस जो भरा हुआ है ना, इसमें पूरा गैस का मॉलिक्यूल पिस्टन को ऊपर धक्का दिया, तो ऊपर धक्का दिया तो खिसक करके ऊपर चला गया। यहाँ था शुरू में ऐसे, अभी मान लो इस जगह पे आ गया, तो अब गैस तो पूरा भर जाएगा ना, यहाँ में भर जाएगा इतना में, तो ये फाइनल वॉल्यूम हुआ V2। तो एक्सपेंशन कितना हुआ, तो V2 माइनस V1, गैस फैला कितना, तो V2 माइनस V1, चूँकि V1 उसका इनिशियल वॉल्यूम है, V2 फाइनल वॉल्यूम है, तो कितना गैस को एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिला, तो दोनों को माइनस कर देंगे। अब चूंकि गैस का एक्सपेंशन हो रहा है इरिवर्सिबल, माने एक बार गैस ऊपर चला गया फिर वापस ही एक्सपेंशन, इसका कॉम्प्रेशन नहीं होगा,
तो ये तभी पॉसिबल है जब गैस का प्रेशर ऑफ द गैस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर। अरे बाहर से जो प्रेशर लग रहा है पिस्टन के द्वारा उस प्रेशर से ज़्यादा होगा अंदर वाले गैस का प्रेशर, तभी तो ये गैस पिस्टन को ऊपर धक्का देगा और एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। और नहीं तो मान के चलो ऊपर वाला ही प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो ऊपर वाला प्रेशर ज़्यादा होने से तो गैस का कॉम्प्रेशन हो जाएगा। यदि ये प्रेशर ज़्यादा रहे, पिस्टन नीचे जाएगा तो गैस कॉम्प्रेस हो जाएगा, एक्सपैंड नहीं करेगा। यहाँ हम एक्सपेंशन लिए हुए हैं, ये तभी पॉसिबल है जब गैस का प्रेशर ज़्यादा हो, किससे? एक्सटर्नल प्रेशर से। तब तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू हम क्या पढ़े? प्रेशर इक्वल टू हम क्या पढ़े? फोर्स बाई एरिया, ऐसा पढ़े हुए हैं। यहाँ से हम फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। अब फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया लिखोगे तो एक टर्म होता है वर्क डन, जिसका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है प्रेशर, दिस वन इज एरिया, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर पी को पी ही रहने दो, प्रेशर ही इंटरनल प्रेशर हो जाएगा, ए यहाँ एरिया हो जाएगा, एरिया। तो एरिया किसका एरिया लोगे? यहाँ एरिया किसका लोगे? इसका, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, पिस्टन जो है ना, इसका ये जो एरिया जिससे उदब रहा है पूरा एरिया, और लेंथ था यहाँ से यहाँ तक का। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया और ये जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब ये कहीं ना कहीं लेंथ है, तो लेंथ और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है। तो प्रेशर और ये हो जाएगा वॉल्यूम। लेकिन इधर हम कंसिडर किए हुए थे कि वॉल्यूम मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, V2 माइनस V1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू P और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। अब यहाँ जो साइन लगेगा माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा माइनस का साइन? क्योंकि हम जो यहाँ प्रेशर कंसीडर किए वह प्रेशर कंसीडर किए हैं किसका? पिस्टन का। लेकिन एक्सपेंशन तो उल्टा हो रहा है भाई, पिस्टन प्रेशर लगाएगा तो ऊपर से नीचे लगाएगा, गैस को दबाएगा, लेकिन यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर नीचे से ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ई पी यदि यहाँ हम लिखेंगे तो तुम्हें लगाना होगा पी एक्सटर्नल, और जब पी एक्सटर्नल इंटरनल में बदलेगा तो यहाँ लग जाएगा ये माइनस का साइन, क्योंकि इंटरनल प्रेशर जो होगा एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट। और इसी को लिखोगे तो W इक्वल टू पी V2 माइनस V1। डेल्टा V को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो इसका ये हो गया। ठीक है, एक और तरीका है इस एक्सप्रेशन को निकालने का। प्रेशर को यहाँ एक्सटर्नल ही रखना है, ध्यान रखोगे, एक्सटर्नल। प्रेशर दोनों अपोजिट है, एक एक्सटर्नल ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है तो इंटरनल नीचे से ऊपर जा रहा है। चूंकि एक्सपेंशन में नीचे का प्रेशर ऊपर जाएगा जो एक्सटर्नल के अपोजिट होगा। एक तरीका और है वर्क डन निकालने का, एक तो इसके आधार पे बताए, एक है कि जब वर्क डन हम निकालते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस का, तो वॉल्यूम जहाँ से जहाँ तक चेंज किया V1 टू V2, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। अब चूँकि एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग फिक्स रखेंगे तो बाहर कर दो P एक्सटर्नल ये V2 V1 dV। इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़े होगे, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। तो P एक्सटर्नल V ये हो जाएगा V2 बाई V1। तो P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, तो P एक्सटर्नल और इसको लिखेंगे डेल्टा V, W रिवर्सिबल। दोनों एक ही चीज़ हुआ, तरीका अलग अलग है। अब डायरेक्ट यहाँ से हम लिखेंगे कि वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस माइनस P डेल्टा V। एक्सटर्नल नहीं लिखना, अंडरस्टूड है, एक्सटर्नल ही रहेगा यहाँ से। देखो समझना यहाँ थोड़ा बारीकी से हमें,
प्रेशर दोनों तरीके से लग रहा था कि ये कंटेनर है, बाहर से पिस्टन फिट किए हो तो ये पिस्टन इसको दबाएगा ऐसे, लेकिन दबाएगा तो गैस का कंप्रेशन हो जाएगा, हम एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, गैस अंदर से प्रेशर लगाएगा ऊपर की ओर। चूँकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब प्रेशर केवल यही लगाएगा, ऊपर से प्रेशर नहीं लगेगा। तो ऊपर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको हम कांस्टेंट मान करके चलेंगे, और जब कांस्टेंट मान करके चलोगे तो इंटीग्रेशन के बाहर उसको रखना होगा। इंटीग्रेशन तो केवल वेरिएबल टर्म का होता है, तो यहाँ से यह एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो याद रखेंगे कि इरिवर्सिबल एक्सपेंशन जब होता है किसी भी गैस का, आइडियल गैस का, आइसोथर्मल केस में, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया वहाँ से -P डेल्टा V, एंड दिस P इज द एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर के अनुसार लेकर के चलेंगे इसको। और ये पॉसिबल तब है जब इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो एक्सटर्नल से, एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है, खास करके रिवर्सिबल हो तब। तो एक केस इसका और होगा, अभी तो हमने इरिवर्सिबल का देखा, रिवर्सिबल का, और रिवर्सिबल का है फिर उसे भी डिराइव करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो फिर हो जाना है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू होगा। धन्यवाद।